खास है, क्या कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, क्योंकि बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी ये बहुत कुछ तय होगा। इस बड़ी खबर पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी हमारे साथ मौजूद है, संपादक है राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से, आपका भी स्वागत है। प्रकाश जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप कलकत्ता से हमसे बात कर रहे हैं और बंगाल का ये जो दूसरा फेज है इसमें सबसे बड़ी बातें क्या है, किस तरीके से ये अलग है इस पहले फेज से, क्या कुछ खास यहाँ पर? आरेंद्र जी, आज शाम को दूरदर्शन के पर्दे पर 5 बजे जिस समय प्रधानमंत्री सिक्किम में बड़ा रोड शो कर रहे थे, चारों तरफ भारत का राष्ट्र ध्वज लहराया जा रहा था, लाखों की संख्या में लोग थे। मैं कल्पना कर रहा था कि क्या पश्चिम बंगाल में भी वो दिन आएगा जब पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री के रूप में भारत का कोई एक नागरिक पूरे सम्मान के साथ बंगाल की जनता के समक्ष इस प्रकार रोड शो करे और यहाँ की जनता इसी प्रकार दिखाए। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के नेता के रूप में इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी जब पश्चिम बंगाल आए तो हर जगह पर लाखों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन मेरे मन की वेदना यह है कि 50 वर्षों में हमने यहाँ पर कभी भी भारत के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं देखा, प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं देखा। आपने पूछा दूसरे चरण के चुनाव की मुख्य बातें। देखिए, मुख्य बातें तो ये रही कि हम सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी ने राष्ट्रपति के अपमान से लेकर के चुनाव आयोग को भर भर गालियां देने से लेकर के तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए, लोगों के अंदर भेदभाव भरने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। लेकिन समापन की अगर बात करें तो बड़ा एक हास्यास्पद रहा कि ममता बनर्जी की बातों से जब वो मंच पर आती थी बार बार स्लिप ऑफ टंग होता था। वे बार जब उनको चाहिए था कि वे अपनी योजनाओं को सामने रखती, अगले 5 वर्षों प्रकाश जी 142 जो सीटें हैं सेकेंड फेज में, ये इसका थोड़ा सा वो बताइए। मतलब एक तो गढ़ के तौर पे टीएमसी के कहा जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये किस इलाके के, थोड़ा भौगोलिक स्थिति को समझने की बात करें, उसका एक ज्योग्राफिकली उसको कैसे समझा जाए? जी, मुख्य रूप आरेंद्र जी, मुख्य रूप से ये दक्षिण बंगाल की सीटें हैं जिसमें कलकत्ता की 11 सीटें हैं, उत्तर 24 परगना भी है, दक्षिण 24 परगना भी है। उत्तर 24 परगना में भाजपा की स्थिति पहले भी ठीक रही है, लेकिन दक्षिण 24 परगना जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत अधिक हैं और वहां पर तृणमूल का अपना एक वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है, ममता बनर्जी का 1500 रुपया का जो लॉलीपॉप है, वो एक प्रकार से लगता है कि हाशिए पर चला गया है। सबसे बड़ी बात आरेंद्र जी यहाँ पर नारी सुरक्षा की थी। यहाँ पर जिस प्रकार से आपको याद होगा संदेश खाली के अंचल में भी इसी अगले फेज में 29 तारीख को चुनाव होना है। यहाँ पर हजारों महिलाओं ने शेख शाहजहां जो तृणमूल का सबसे बड़ा गुंडा था उसके खिलाफ में आवाज उठाई, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसको सर्टिफिकेट दिया कि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है। एक और देखने वाली बात यह है आरेंद्र जी की इस चुनाव में ये ममता बनर्जी के कई जो सिपह सालार थे उनमें से 12 ऐसे दागी लोग हैं जिन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है और वो लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन जमानत पर निकलने के बाद उनको उस पार्टी ने टिकट दिया, जिनका जनता में एक बिल्कुल कई ऐसे नाम हैं जिन पे पहले ममता दीदी ने भरोसा हटाया था जब उनका नाम किसी घटनाक्रम में जुड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से उन पे प्रत्याशी बनाया गया। रामकृपाल जी, आपको लगता है कि बंगाल के चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो पहले दौर में 93% वोटिंग के बाद अब 142 सीटों का रण किस प्रकार से खास है, और इस बार पूरे बंगाल के चुनाव पे देश भर की नजरें लगी हुई हैं? निश्चित रूप से पूरे देश की नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि दुनिया की भी नजरें होंगी, क्योंकि बंगाल एक ऐसा है कि अगर यह किला फतेह हो जाता है बीजेपी के लिए, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा इसका मैसेज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक जाएगा। ये जैसे अभी देखिए उड़ीसा में परिवर्तन हुआ, बिहार में भी एक तरह से परिवर्तन हो गया, बंगाल है बगल में, वो निश्चित रूप से इस बार जो दिखाई पड़ रहा है, और जैसा कि आपने खुद आपके स्टोरी में था कि चुनाव आयोग को भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, बधाई के पात्र हैं, उनको जितना भी हो सके उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पोलिंग परसेंटेज है, आप ये देखिए कि अगर बंगाल जो शुरू से ही आजादी के बाद से एक तरह से वहां पे हिंसा को एक तरह से सत्ता की मौन स्वीकृति मिली हुई थी जी, कांग्रेस ने वहां के वामपंथी आंदोलन को कुचलने के नाम पे जो कुछ किया सिद्धार्थ शंकरैया के जमाने में, उसके बाद जब सीपीएम आई तो आप वहां नारा ही था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसलिए हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी कुल मिला के उसको एक वैचारिक आधार हिंसा को मिला।
और वही ममता बनर्जी इतने दिनों से, जब से है सत्ता में, आप तय कर लीजिए कौन सा चुनाव ऐसा हुआ था जी। जो इस बार हुआ है। तो निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है बदलाव की बयान, और इलेक्शन कमीशन को एसआईआर के लिए भी उसकी तारीफ कर जानी चाहिए कि जो मतदाता अपना वोटर आई कार्ड ड्रायर में डाल के भूल जाता था, अब उसे पता चल रहा है कि यह आधार कार्ड और पैन कार्ड से कम महत्वपूर्ण नहीं है। और जिस तरह से लोग उमड़े हैं, आए हैं जी, वो कई चीजों के संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल। इसमें देखिए एक सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले या कल शायद कहा था कि हम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। कलकत्ता का स्वरूप जो है, अब इसका बेसिक जो वो है सांस्कृतिक, उसकी आप कहते हैं अस्मिता है जी, उसको हम, तो मोदी जी जो एक बड़े मुद्दे को देख रहे हैं। और आज की जनरेशन, समझ लीजिए आप, जो युवा है वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या मिला, वो देखता है हमें क्या मिला, यानी वो विकास के सपने देखता है। बिल्कुल, एक विकास कहीं ना कहीं एक बड़ा एक आधार और रोड मैप दिखाई पड़ता है। प्रकाश जी, सवाल ये है कि पहले दौर में लगभग नगण्य हिंसा हमने देखी और छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें, लेकिन अभी सेकेंड फेज से पहले कुछ घटनाएं जो घट रही हैं आपसी तनाव को लेकर, ये चिंता पैदा कर रही हैं। क्या ये दूसरा फेज कुछ तीखा हो सकता है? इसको लेकर लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार की जानकारी? आरिंद्र जी, पिछले 36 घंटों में 1600 से अधिक उपद्रवी, संदिग्ध उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा मुस्तैद हैं चारों तरफ से, और उत्तर प्रदेश के सिंघम माने जाने वाले अजय पाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही दबंग ऑफिसर माने जाते हैं, वो उनकी तैनाती चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना में की है, जहां पर सबसे अधिक हिंसा होती है और जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का एक दबदबा माना जाता है। अल्पसंख्यक वोट है और उनका एक तरफा ऐसी स्थिति है कि दूसरी पार्टी के लोगों को प्रचार तक नहीं करने दिया जाता। और वहां पर जाकर के उन्होंने, जो वहां का एक तृणमूल का सबसे बड़ा गुंडा है जहांगीर, उसके घर पर जाकर के उन्होंने चेतावनी दी है और एक बहुत बड़ा संदेश है। चारों तरफ से बख्तरबंद गाड़ियां तैनात खड़ी हैं। और जो देखिए कल रात को जो बैरकपुर में घटना हुई, भवानीपुर में जो घटना हुई, ये सारी घटनाएं तृणमूल के, समझिए कि जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं है। ये अंतिम दौर इनका चल रहा है और ये मानकर चल रहे हैं कि हिंसा के माध्यम से ही बैलेट बॉक्स तक पहुंचा जा सकता है, जो पहुंच नहीं सकते। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है आनंद जी। और आज जो हमारे सीईओ है पश्चिम बंगाल के, चुनाव आयोग के सीईओ पश्चिम बंगाल के मनोज अग्रवाल जी ने ये जानकारी दी है कि दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते थे तो ईवीएम को जीपीएस से जोड़ा जाता था। बंगाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईवीएम को, जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, उनको जीपीएस से जोड़ा गया है। उस मशीन के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और यही तृणमूल के डर का सबसे बड़ा कारण है। 91 लाख वोटरों का हट जाना, जिनमें कई लोग मृतक थे, कई स्थानांतरित थे, उन लोगों का नाम कट जाना, एक शुद्ध मतदाता सूची के साथ में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में अरिंद्र जी जो लोग श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो इस बार अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बंगाल की धरती पर आ रहे हैं। शहरों में तृणमूल के गुंडे और वामपंथियों के गुंडे जब पहले राज करते थे, मकानों में ताले लगा दिया करते थे, लोगों को डरा दिया करते थे। हालांकि ये छिटपुट घटनाएं अब भी हो रही हैं और पहली बार कलकत्ता में और कलकत्ता के आसपास के कुछ शहरों में तृणमूल चुनाव आयोग ने कुछ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में, जहां 1200, 1300, 1500 से अधिक मतदाता लोग रहते हैं, मतदान केंद्र बनाया है। उसके बावजूद लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आपने इनको वोट दिया, विपक्षी पार्टियों को, यानी कि तृणमूल की विरोधी पार्टियों को वोट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, बाकी चीजें की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री, मतलब प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी लगातार एक तरीके से शांतिप्रिय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की जो कवायद है वो भी कहीं पीछे नहीं है। एक विश्वास लगातार पहले दौर ने बनाया। रामकुमार जी, आपको लगता है कि अगर मुद्दों के आधार पर बात की जाए, दक्षिण बंगाल का इलाका, बांग्लादेश से लगती हुई सीमा की बात की जाए, टीएमसी के गढ़ के तौर पर इस सेकेंड फेज को कहा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्या एक बड़े परिवर्तन की जो बात लगातार कही जा रही है वो एक बृहद तौर पे दिखाई पड़ रही है? और इस सेकेंड फेज में भी बंगाल की जनता बड़े स्तर पे घर से निकल के आएगी, जो 93% था उससे भी आगे बढ़ के वोटिंग देख सकते हैं हम? आर्यन जी, बहुत अच्छी बात आपने अभी कही। एक चीज समझ लीजिए कि आज की जो मैं कह रहा था, आज की जनरेशन को अपने भविष्य का तो चिंता है उनको, लेकिन आने वाले समय में उनके अपने बच्चों के भविष्य को, कैसा बंगाल वो, अब जो उनको एक दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह का बंगाल बन रहा है धीरे धीरे, वो समझिए कि वो एक ऐसा मुद्दा है
जो सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, जिसको क्षेत्रीयता में नहीं रख सकते आप, वो इसलिए कि कल का जो फेज है, परसों का जो फेज है, इस बार एक निर्णायक मुद्दा ये रहेगा कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण और हिंसा का जोर, भय और तुष्टीकरण, इन दोनों के खिलाफ मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जी, बहुत तेज गुस्सा है और लोग अब आने वाले समय के बारे में सोच रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं जी, और बंगाल में जिस तरह से अनेक मुद्दों पर जिस तरह से एक पक्ष का हमेशा ममता बनर्जी साथ देती रही हैं जी, और क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था। जी। आपको याद होना होगा, यही ममता बनर्जी जी पार्लियामेंट में जब सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जी, उनके सामने डिमांड उठाई थी कि घुसपैठियों को बंगाल से निकाला जाए, बिल्कुल, और उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था उनके चेयर पर। आज वही ममता बनर्जी, जो उनका पूरा तुष्टीकरण का या जो जिस तरह से माहौल है जी, उसको लेकर के आम बंगाली के मन में डर है, और मोदी जी ने इसी डर को देखा है कि वो कह रहे हैं कि हम आपकी सांस्कृतिक जो अस्मिता है, जो पहचान बंगाल की रही है, वो हम उसको अक्षुण्ण रखेंगे, किसी कीमत पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो बंगाल में एक भी व्यक्ति जो देश का नागरिक नहीं है उसकी मौजूदगी हमारे लिए चिंता का विषय है। कम से कम राजनीति से ऊपर इन तमाम विषयों पर लोगों को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप